नमस्कार। आज हम इतिहास के कुछ बहुत ज़रूरी पहलुओं पर बात करने वाले हैं। हाँ। ये वो मुद्दे हैं जो सीधे सीधे श्रम और किसान वर्ग के संघर्षों से जुड़े हैं, उनके विकास से। बिल्कुल, काफी अहम विषय है ये। और देखिए, हमारे पास जो जानकारी है वो एनसीईआरटी किताबों पर आधारित है, खास तौर पर 20 सवाल जवाब के रूप में। हाँ, ये प्रारूप काफी सीधा और स्पष्ट रहता है। तो इस चर्चा का मकसद सीधा है, जो लोग डीएसएसबी, टीजीटी, पीजीटी जैसे इम्तिहानों की तैयारी कर रहे हैं, हाँ। उन्हें इन टॉपिक्स के जो मुख्य तथ्य हैं उनका एक अच्छा फटाफट रिवीजन मिल जाए। सही बात है। और ये सिर्फ नंबरों की बात नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये समझना भी जरूरी है कि हमारा समाज, उसकी बनावट कैसे हुई है। बिल्कुल सही कहा। अगर हम देखें, मतलब औद्योगिक क्रांति से लेकर भारत की आजादी की लड़ाई तक, इन मजदूरों और किसानों के संघर्षों ने सिर्फ उनकी अपनी जिंदगी नहीं बदली, बल्कि इतिहास का रुख भी मोड़ा है। हाँ, ये तो है। तो इन आंदोलनों को, उनके कारणों को, नेताओं को, घटनाओं को समझना, ये एक गहरी समझ विकसित करने के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। और ये जो सवाल जवाब वाले पॉइंट्स हैं, ये हमें सीधे उन जरूरी तथ्यों तक ले जाते हैं। हाँ, बिल्कुल, फोकस रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं, खोलते हैं जानकारी की परतों को। शुरुआत करते हैं औद्योगिक क्रांति से। पहला सवाल यही है कि भाई, उस जमाने में कारखानों में कौन लोग काम करते थे मुख्य रूप से? स्रोत बताते हैं कि ये लोग थे श्रमिक गरीब, या जिन्हें हम वर्किंग क्लास कहते हैं। अच्छा। मतलब ये समाज का एक बिल्कुल नया वर्ग था जो औद्योगिक क्रांति के साथ ही उभरा, जिनकी रोजी रोटी पूरी तरह कारखानों पर ही निर्भर थी। पहले ऐसा नहीं था, मतलब इस पैमाने पर, संगठित रूप से तो नहीं। और इन कारखानों के आसपास शहर जैसे मैनचेस्टर वगैरह, वहां इनके रहने की क्या हालत थी? दूसरा सवाल इसी पर है। हालत पूछे मत, बहुत ही दयनीय। स्रोत कहते हैं कि अक्सर भीड़-भाड़ वाली गंदी बस्तियां थीं, जहां न ठीक से सफाई, न रोशनी, न हवा, और ऊपर से तनख्वाह भी बहुत कम। तो ये तो मतलब सामाजिक तनाव का कारण बनी होंगी ये स्थितियां। जाहिर है, बिल्कुल। सिर्फ व्यक्तिगत दुख नहीं था ये, इसने बड़े पैमाने पर असंतोष पैदा किया, और शायद यहीं से संगठित होने की जरूरत महसूस हुई होगी। हाँ, ये तो स्वाभाविक लगता है। तो फिर संगठन बनाने की शुरुआत किसने की? तीसरा सवाल यही है कि 19वीं सदी में ब्रिटेन में पहली ट्रेड यूनियनें किसने बनाई? ये दिलचस्प है। शुरुआती यूनियनें कुशल कारीगरों ने बनाई। कुशल कारीगरों ने? जैसे? हाँ, जैसे स्रोत में बढ़ाई, मोची, प्रिंटर का जिक्र है। शायद इसलिए क्योंकि उनके पास एक खास हुनर था। अच्छा। जिससे उनकी मोलभाव करने की ताकत थोड़ी बेहतर थी, और शायद उन्हें अपने हुनर के कम होने का खतरा भी जल्दी महसूस हुआ होगा। और ये जो शुरुआती यूनियनें बनी, इनकी मांगे क्या थीं? चौथा सवाल। मांगे बहुत बुनियादी थीं, लेकिन उस समय के हिसाब से देखें तो बड़ी थीं। जैसे बेहतर तनख्वाह, काम के घंटे कम हो, निश्चित हो, और जहां काम करते हैं वहां की स्थिति, मतलब सुरक्षा वगैरह, बेहतर हो। तो ये बुनियादी मांगे ही आगे चलकर मजदूर आंदोलन का आधार बनी। बिल्कुल, यही नींव थी दुनिया भर के आंदोलनों की। अच्छा, ये तो ब्रिटेन की बात हुई। अब जरा भारत की तरफ देखें। औपनिवेशिक भारत में क्या हुआ? 17वां प्रश्न इसी बारे में है। भारत में कारखानों में काम के घंटे सीमित करने वाला कानून कौन सा था? भारत में इस तरफ पहला जो अहम कदम था वो था फैक्ट्री एक्ट 1881। 1881 का? हाँ, और स्रोत ये भी बताता है कि बाद में इसमें 1891 और 1911 में संशोधन भी हुए। अच्छा। हालांकि ये कदम सीमित था और इसका लागू होना भी मतलब हमेशा सवालों में रहा, लेकिन इसने पहली बार भारत में काम के माहौल को थोड़ा रेगुलेट करने की कोशिश की। कुछ हद तक? हाँ, कुछ हद तक। बाल श्रम जैसी कुछ चीजों पर अंकुश लगाने की दिशा में एक कानूनी ढांचा तो बना। और क्या दुनिया भर में भी कुछ हो रहा था इस दिशा में? 16वां प्रश्न पूछता है कि 1919 में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन बना था? हाँ, बिल्कुल। वैश्विक स्तर पर एक बहुत बड़ी पहल हुई थी। 1919 में बना अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO। अच्छा। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। पहले विश्व युद्ध के बाद ये महसूस किया गया कि भाई, स्थायी शांति चाहिए तो सामाजिक न्याय जरूरी है। तो ILO का मकसद था दुनिया भर में श्रमिकों के लिए मानक तय करना, उनकी हालत सुधारना। ये आज भी काम कर रहा है। अच्छा। इन सब के बीच एक और बड़ी घटना हुई जिसने दुनिया को हिला दिया, रूस की क्रांति। 5वां सवाल है कि 1917 की किस घटना ने रूस में श्रमिकों और किसानों को सत्ता दी? वो थी 1917 की रूसी क्रांति।
खासकर जो अक्टूबर क्रांति थी। अक्टूबर क्रांति। हाँ, ये इतिहास में मतलब अभूतपूर्व था। पहली बार एक इतने बड़े देश में सत्ता औपचारिक तौर पर मजदूरों और किसानों के हाथ में आई, या कह ले उनके नाम पर स्थापित हुई। इसका असर तो दुनिया भर में पड़ा होगा। बिल्कुल, दुनिया भर के उपनिवेशों में, औद्योगिक देशों में श्रमिक और किसान आंदोलनों को एक नई उम्मीद मिली, इससे प्रेरणा मिली। और इसके नेता लेनिन, उन्होंने लोगों को जोड़ने के लिए क्या नारा दिया था? छठा प्रश्न। लेनिन का नारा बहुत सीधा लेकिन बहुत असरदार था। शांति, रोटी और जमीन। शांति, रोटी और जमीन। हाँ। पीस, ब्रेड एंड लैंड। ये उस समय रूस के आम लोगों की मतलब जो सबसे गहरी इच्छाएं थीं, उनको छूता था। कैसे? देखिए, सैनिक युद्ध से थक चुके थे, उन्हें शांति चाहिए थी। शहरों में लोग भूखे थे, रोटी चाहिए थी, और किसान सदियों से जमीन के मालिक बनना चाहते थे। अच्छा। तो इस नारे ने इन सबको बोल्शेविक पार्टी के पीछे लाने में बड़ी भूमिका निभाई। रूस की घटनाओं का असर बेशक भारत पर भी पड़ा होगा, लेकिन भारत में किसानों के संघर्ष की अपनी अलग और लंबी कहानी है। हाँ, बिल्कुल। चलिए अब उस पर आते हैं। 7वां प्रश्न। भारत में कौन सा किसान आंदोलन नील की खेती से जुड़ा था? ये था 1859-60 का नील विद्रोह, इंडिगो रिवॉल्ट, बंगाल में हुआ था। नील विद्रोह, इसके बारे में थोड़ा और बताएं। हाँ, तो स्रोत बताता है कि किसानों को जो यूरोपियन बागान मालिक थे वो जबरदस्ती नील उगाने पर मजबूर करते थे। जबरदस्ती? हाँ, और अक्सर बहुत कम कीमत पर। ये विद्रोह इतना फैला कि सरकार को दखल देना पड़ा, नील आयोग बनाना पड़ा। अच्छा। वो नील दर्पण नाटक भी इसी से जुड़ा है। बिल्कुल। दीनबंधु मित्र का नाटक, उसने इस विद्रोह के दर्द को अमर कर दिया। फिर करीब 60 साल बाद बिहार में भी नील किसानों का एक बड़ा आंदोलन हुआ। 9वां प्रश्न उसी के बारे में है। 1917 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में कौन सा आंदोलन हुआ? वो था चंपारण आंदोलन। चंपारण। हाँ, ये भारत में गांधी जी का पहला बड़ा सत्याग्रह माना जाता है। मुद्दा यहाँ भी नील की खेती ही था। एक खास सिस्टम था, तिनकठिया प्रणाली। तिनकठिया, वो क्या था? इसके तहत किसानों को अपनी जमीन के 3/20 हिस्से पर नील उगाना ही पड़ता था। अच्छा। अनिवार्य था। हाँ, अनिवार्य, चाहे उन्हें घाटा ही क्यों ना हो। गांधी जी के दखल से ये सिस्टम खत्म हुआ, किसानों को राहत मिली, और इसने गांधी जी को भारतीय राजनीति के केंद्र में ला दिया। गांधी जी का जिक्र आया तो खेड़ा सत्याग्रह की बात भी कर लेते हैं। 10वां प्रश्न है कि 1918 के खेड़ा सत्याग्रह में किसानों की मुख्य मांग क्या थी? खेड़ा, गुजरात में। उस साल फसलें बर्बाद हो गई थीं। अच्छा। किसानों की हालत बहुत खराब थी, पर सरकार लगान कम करने को तैयार नहीं थी। तो मांग सीधी थी, फसल खराब है, लगान माफ करो। और इसमें भी गांधी जी थे? हाँ, गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहाँ भी सत्याग्रह का कामयाब इस्तेमाल हुआ, सरकार को झुकना पड़ा आखिर में। ये दिखाता है कि गांधीवादी तरीके कैसे गांव-गांव पहुंच रहे थे। बिल्कुल, लोकप्रिय हो रहे थे। अब थोड़ा दक्षिण चलते हैं। 19वां प्रश्न है मोपला विद्रोह 1921। इसमें किसानों की क्या मांगे थी? स्रोत के हिसाब से केरल के मालाबार इलाके के मोपला किसान, जो ज्यादातर मुस्लिम बटाईदार थे, हाँ, उनकी मुख्य मांगें थी बहुत ज्यादा लगान, तरह तरह का शोषण, और जो हिंदू जमींदार थे, जिन्हें जैनमी कहते थे, उनके अत्याचारों के खिलाफ। ये थोड़ा जटिल आंदोलन लगता है। हाँ, ये काफी जटिल था। इसमें खेती के संकट के साथ साथ धार्मिक और राजनीतिक पहलू भी थे। खासकर खिलाफत आंदोलन का भी असर था। उत्तर भारत में भी उसी समय किसान उठ रहे थे। 8वां प्रश्न पूछता है कि यूपी में, मतलब तब के संयुक्त प्रांत में, किसानों के एका आंदोलन 1921 के नेता कौन थे? इस आंदोलन के नेता थे मदारी पासी, एक स्थानीय नेता थे। मदारी पासी? एका मतलब एकता? बिल्कुल, एकता। ये आंदोलन भी मुख्य रूप से अवध इलाके में बहुत ज्यादा लगान, गैर कानूनी वसूली और जमींदारों के जुल्म के खिलाफ था। इसमें कौन लोग शामिल थे ज्यादा? इसमें निचली जातियों के किसान और खेती और मजदूरों की बड़ी भागीदारी थी। ये स्थानीय नेतृत्व के उभरने का अच्छा उदाहरण है। और फिर आता है बारदोली सत्याग्रह। इसका जिक्र तो अक्सर होता है। 18वां प्रश्न, 1928 में इस किसान सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? इसका नेतृत्व किया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अच्छा, सरदार पटेल ने। हाँ, गुजरात के बारदोली तालुका में सरकार ने लगान अचानक बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था। पटेल के कुशल नेतृत्व में किसानों ने मिलकर इसका विरोध किया, लगान देने से मना कर दिया। आंदोलन इतना सफल रहा कि सरकार को झुकना पड़ा। जांच हुई, लगान वृद्धि वापस लेनी पड़ी।
और इसी के बाद उन्हें सरदार की उपाधि मिली। हाँ बिल्कुल, इसी आंदोलन की सफलता के बाद। ये तो हुए स्थानीय संघर्ष, लेकिन क्या दुनिया में हो रही घटनाओं का असर भी भारतीय किसानों पर पड़ रहा था? 11वां प्रश्न है 1929 की महामंदी के बारे में। गांव के भारत में इसके शिकार कौन हुए? बिल्कुल पड़ा। वैश्विक महामंदी का भारत के गांवों पर बहुत बुरा असर पड़ा। सच में? हाँ, स्रोत साफ कहता है कि सबसे बड़े शिकार किसान और खेतीहर मजदूर थे। हुआ ये कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कृषि उत्पादों की कीमतें गिर गईं। कपास, जूट, गेहूं वगैरह। तो किसानों की आमदनी घट गई? बहुत ज्यादा घट गई, लेकिन सरकार ने लगान कम नहीं किया। इससे गांव में कर्जदारी बहुत बढ़ गई। किसानों की हालत और खराब हो गई। इस बिगड़ती हालत में क्या किसानों को राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने की कोशिशें हुई? 14वां प्रश्न इसी से जुड़ा है। 1936 में स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में कौन सा किसान संगठन बना? हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ था। 1936 में लखनऊ में बनी अखिल भारतीय किसान सभा, AIKS। AIKS, अच्छा, ऑल इंडिया किसान सभा। इसके संस्थापक अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। बिहार के बड़े किसान नेता थे। और भी नेता थे इसमें? हाँ, NG रंगा, EMS नंबूद्रीपाद जैसे कई बड़े नेता इससे जुड़े। इसका मकसद था देश भर के किसानों की मांगों को एक मंच पर लाना और उन्हें आजादी के आंदोलन से जोड़ना। मांगे क्या थी इनकी मुख्य? जमींदारी खत्म करो, कर्ज माफ करो, ऐसी बड़ी मांगे उठाई इन्होंने। और आजादी से ठीक पहले का एक और अहम किसान संघर्ष। 15वां प्रश्न है बंगाल के तेभागा आंदोलन 1946-47 के बारे में। ये क्या था? तेभागा आंदोलन बंगाल के बटाईदारों का था, जिन्हें बरगादार या अधियार भी कहते थे। बटाईदार, ठीक है। उनकी सीधी मांग थी कि फसल का 2/3 हिस्सा उन्हें मिलना चाहिए। 2/3? पहले कितना मिलता था? पहले पारंपरिक रूप से आधा या उससे भी कम मिलता था। तो तेभागा मतलब 3 हिस्से, जिसमें से 2 बटाईदार था। इसका नेतृत्व किसने किया? ये आंदोलन कम्युनिस्ट पार्टी और किसान सभा के नेतृत्व में लड़ा गया था। इसने बटाईदारों के अधिकारों के सवाल को जोर शोर से उठाया। ठीक है, तो हमने किसानों के कई आंदोलनों और उनके संगठनों पर बात की। अब वापस थोड़ा श्रमिक वर्ग की ओर लौटते हैं भारत के संदर्भ में। 12वां प्रश्न है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत में श्रमिकों का प्रतिनिधित्व मुख्य रूप से किस संगठन ने किया? भारत में श्रमिकों का सबसे प्रमुख और पुराना राष्ट्रीय संगठन था अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, AITUC। AITUC, ये कब बना? ये 1920 में बना था। इसने अलग अलग उद्योगों और इलाकों के ट्रेड यूनियनों को एक नेशनल प्लेटफॉर्म दिया। इसका काम सिर्फ आर्थिक मांगों तक सीमित था? नहीं, AITUC ने न केवल मजदूरों के आर्थिक हक की लड़ाई लड़ी, बल्कि साम्राज्यवाद के खिलाफ जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था उसमें भी सक्रिय भूमिका निभाई। और इस अहम संगठन के पहले अध्यक्ष कौन थे? 13वां प्रश्न। AITUC के पहले अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय, वो तो बड़े राष्ट्रवादी नेता थे। हाँ बिल्कुल, और ये बात अपने आप में बहुत अहम है। ये दिखाती है कि राष्ट्रीय आंदोलन के नेता मजदूर वर्ग के संगठन और उनकी मांगों को कितना जरूरी समझते थे, उन्हें आजादी के आंदोलन का हिस्सा मानते थे। बाद में और भी बड़े नेता जुड़े इससे? हाँ, बाद में जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे नेता भी इसके अध्यक्ष रहे। ये जुड़ाव और औपचारिक कैसे हुआ? मतलब कांग्रेस पार्टी ने कब इसे अपनाया? आखिरी 20वां प्रश्न है कि किस कांग्रेस अधिवेशन ने आधिकारिक तौर पर किसानों और श्रमिकों के आंदोलनों को मान्यता दी? ये था 1936 का फैजपुर अधिवेशन, महाराष्ट्र में। फैजपुर 1936, इसकी क्या खासियत थी? ये पहला कांग्रेस अधिवेशन था जो एक गांव में हुआ था, और इसी अधिवेशन में कांग्रेस में एक कृषि कार्यक्रम अपनाया और आधिकारिक तौर पर किसानों और श्रमिकों के संघर्षों को समर्थन दिया। अच्छा। उनकी मांगें जैसे लगान और कर्ज में कमी, इनको अपने एजेंडे में शामिल किया। ये दिखाता है कि राष्ट्रीय आंदोलन का दायरा बढ़ रहा था और उसमें इन वर्गों की भूमिका भी बढ़ रही थी। ठीक है, तो हमने काफी सारे बिंदुओं पर बात की है। हाँ, काफी विस्तार से। अगर हम इसे समेटे, हाँ, तो हमने देखा कि कैसे औद्योगिक क्रांति ने ब्रिटेन में नया श्रमिक वर्ग बनाया, उनकी मुश्किलें और शुरुआती संगठन, फिर रूस की क्रांति का असर, भारत में नील विद्रोह, चंपारण, खेड़ा, एका, मोपला, बारदोली, तेभागा जैसे अहम किसान आंदोलन, उनके नेता मदारी पासी, सहजानंद पटेल और उनकी मांगें। हाँ बिल्कुल। महामंदी का असर, AIKS जैसे राष्ट्रीय किसान संगठन का बनना, फिर AITUC जैसा श्रमिक संगठन, उसका नेतृत्व, और फैजपुर अधिवेशन में इन्हें मिली औपचारिक मान्यता। और वो फैक्ट्री एक्ट और ILO का जिक्र भी आया। हाँ, वो भी। तो ये सारे तथ्य
जो एनसीईआरटी पर आधारित हैं। ये डीएसएसबी, टीजी, पीजीटी जैसी परीक्षाओं के लिए तो बहुत काम के हो सकते हैं। निश्चित रूप से। और इन सारे तथ्यों को अगर जोड़कर देखें ना, तो एक बात साफ दिखती है। क्या? कि चाहे वो 19वीं सदी के ब्रिटेन के कारखानों के मजदूर हों, या 20वीं सदी के रूस के सैनिक और किसान, या फिर औपनिवेशिक भारत के नील किसान, बटाईदार, अलग अलग समय, अलग अलग जगह लोगों ने अन्याय के खिलाफ, शोषण के खिलाफ, अपनी बदहाली के खिलाफ आवाज उठाने के लिए क्या किया? वो एकजुट हुए, हाँ, संगठन बनाए, संघर्ष किए, कभी जीते कभी हारे। लेकिन इन ऐतिहासिक संघर्षों के तरीकों को, उनकी मांगों के बदलते रूप को, उनकी विरासत को समझना, ये सिर्फ हमें अतीत नहीं बताता, बल्कि आज भी दुनिया में जो सामाजिक और आर्थिक न्याय के लिए संघर्ष चल रहे हैं, उन्हें समझने का एक जरूरी नजरिया देता है। इतिहास खुद को दोहराता नहीं है शायद, लेकिन उसकी गूंज अक्सर सुनाई देती है। बिल्कुल। वाकई ये सोचने वाली बात है। इन ऐतिहासिक संघर्षों की गूंज आज भी हमारे समाज में कहीं ना कहीं मौजूद है। इसी विचार के साथ आज की यह चर्चा यहीं समाप्त होती है।